नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ढाका। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण फैक्ट जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, रीट की पूर्व परीक्षाओं में, उसके अलावा आने की काफ़ी संभावना है। इनमें से सी टेट, आर टेट, रीट, यूपी टेट सभी में जो है इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चनों का एक तरह से संग्रह है। ये बहुत ही शानदार संग्रह आपके सामने मैंने अभी शानदार बताया है, मगर आप इससे पहले पढ़ें, उसके बाद में आपको शानदार लगें तो आप भी थंब जो है लाइक वाला बटन दबा के समर्थन करें। भाषा हिंदी की शिक्षण विधियों की यह सामग्री सुपरफास्ट रिवीजन में आपके लिए अवश्य सिद्ध होगी, क्योंकि इनका संकलन हमारे मित्र संजय पाल जी शोराण ने किया है। और दोस्तों, जीके भाई मुकेश ढाका चैनल पर आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से इंतज़ार रहेगी। और इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, और इसी प्रकार का और भी सुपरफास्ट मटेरियल कहाँ अवेलेबल होगा वो भी हम चर्चा करेंगे। तो रीट 2021 के लिए टेस्ट पेपर सीरीज एंड सुपरफास्ट रिवीजन हेतु अल्लादीन का चिराग नाम से यस गुरु ऐप पर जो है एक फोल्डर भी उपलब्ध है। आपको इसके बारे में एक बार अवश्य जानकारी ले लेनी चाहिए। विश्वास करें, शानदार है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको यहाँ आई बटन पर भी जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो दोस्तों, भाषा शिक्षण की विधियों के जो फैक्ट है, कम से कम इसमें हम 150-200 के करीब फैक्ट देखने वाले हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। आगमन विधि के रूप जो है वो दो मुख्यतः माने गए हैं, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। ध्यान रखें, आगमन विधि जो है पहले उदाहरण देकर फिर सूत्र स्थापित करना। निगमन विधि में पहले सूत्र और फिर जो है हल किया जाता है। तो सामान्यतः गणित के लिए उपयोगी है, आप जानते ही है, पाठ्यक्रम को फटाफट करवाने के लिए उपयोगी है। तो इसमें दो रूप है, एक तो है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, दूसरा है सूत्र प्रणाली। निगमन विधि जो है वो अमनोवैज्ञानिक है। क्योंकि यह पहले सूत्र देती है, रटने पर विश्वास रखती है, जबकि आगमन विधि है वो मनोवैज्ञानिक है। ये बातें आप जानते हैं। धीरे धीरे हम और आगे गहराई की ओर बढ़ेंगे। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण पाठ्य पुस्तक से अगर हम करवाएं किताब देख देख के, तो वह उसका विकृत रूप जो है उसको सुग्गा प्रणाली कहते हैं। मारवाड़ी में आप याद रख सकते हैं एक सुगली प्रणाली। भाषा शिक्षण के सिद्धांत प्रेरणा का सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के 3 सिद्धांत मुख्यतः है, प्रेरणा, जीवन से जोड़ने का और क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। तो आप दोस्तों इनको सीधा सीधा रिवीजन कर ले में, रट ले में, फटाफट रिवीजन आप पढ़ चुके हैं पहले, अब हम मुख्य बातें देख रहे हैं। वाक्य विश्लेषण, यहाँ चूंकि हम हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। तो वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है भाषा प्रयोगशाला, अनुकरण विधि, आगमन विधि यानी आगमन निगमन विधि। एक तो भाषा प्रयोगशाला, दूसरा अनुकरण, जैसे वो सस्वर, उच्चारण, वाचन, और आगमन निगमन विधि। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। किस स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने के लिए विधि है उद्बोधन विधि। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि उद्बोधन, यानी उसमें बोल बोल कर, जैसे अभी बोल बोल के बताया जा रहा है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा, जैसे हम हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में रखते हैं, तो उसके लिए तुलनात्मक विधि है व्यतिरेकी विधि। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? भंडारक विधि के नाम से। व्याकरण अनुवाद विधि को नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली गीत तथा नाट्य या अभिनय प्रणाली। छोटे बच्चे
5वीं तक के बच्चे, उनके लिए कविता पढ़ाना है तो उसमें गीत के साथ में और साथ साथ में थोड़ा अभिनय भी किया जाए। जैसे इस देश के वीर जवानों, तो इस तरह से अभिनय हो, हाथों से, चेहरे से, शरीर से। तो भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण में सारे सूत्र जो है वो दिए गए हैं। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, किसका विश्लेषण, किसका प्रयोग? वाक्य, शब्द और वर्ण। तो वाक्य का विश्लेषण, शब्द का विश्लेषण, वर्ण का विश्लेषण। संश्लेषण विधि में विश्लेषण का मतलब तो किसी चीज़ को खोलना, संश्लेषण मतलब उसको समेटना, सिखाने की प्रक्रिया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसमें विपरीत है, उल्टा है। इसमें है पहले वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य। पहले वर्ण यानी अक्षर, क ख इत्यादि, फिर शब्द, फिर वाक्य। और इसमें पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण। शब्द तो बीच में ही रहेगा। विश्लेषण में वाक्य पहले है, देखो वी या वह बराबर वह, वाक्य पहले। संश्लेषण में वर्ण पहले हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ वाक्य पहले हैं विश्लेषण में, क्योंकि विश्लेषण कर रहे हैं तो वाक्य बड़ा होता है। वैसे इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, तो कौन सी विधि है ये? तो ये है परोक्ष विधि, यानी मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, मारवाड़ी टू इंग्लिश, ठीक है। तो वो कौन सी विधि है? परोक्ष विधि। प्रत्यक्ष का विपरीत होता है परोक्ष। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, जीवन उपयोगी शिक्षा। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है W.H. किलपेट्रिक। तो योजना, प्रायोजना, प्रयोजना, प्रोजेक्ट, तो जैसा भी नाम आ जाए तो आपको पैस से प्रोजेक्ट, पैस से पेट्रिक, ठीक है। तो यस गुरु ऐप पर जो आप टेस्ट सीरीज परीक्षा तक आपको मिलेगी, यानी कि रीट के एग्ज़ाम हो चाहे और कोई भी परीक्षा हो, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो आप डाउनलोड करें यस गुरु ऐप। कहाँ से? प्ले स्टोर से जाके यस गुरु इतना आपको लिखना है, मात्र 3 MB का है और वहाँ टेस्ट सीरीज भी है, अल्लादीन का चिराग फॉर्मेट है, PDF है, मनोविज्ञान की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको मिलेगी काम की। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है नवीन ज्ञान संग्रहण करने हेतु तत्पर करना, यानी शुरुआत में जो प्रस्तावना होती है तो उससे हम तैयार हो जाते हैं कि चलो इस किताब को पढ़ते हैं, इतनी इसमें बात है। जैसे इस वीडियो को बनाते समय मैंने प्रस्तावना प्रस्तुत की कि यहाँ आए हुए क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत सारे संग्रह है ये, तो काफ़ी संभावना होती है कि उनमें से रिपीट होते हैं और कुछ उनकी व्याख्या की है, कुछ उनके इम्पोर्टेंट अन्य फैक्ट भी डाले हैं। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? तो ये तुलना प्रणाली है। तुलना प्रणाली में कविता पढ़ाते समय क्या होता है कि कविता को समझाने के लिए वैसी ही कविता या तो उसके जैसी या फिर उसके ठीक विरोधी कविता, ताकि तुलना की जा सके दोनों की कि इसमें ये अलंकार है, इसमें ये रस है। रंगमंच अभिनय विधि है नाटक की। तो नाटक जो है उसको करने के लिए रंगमंच पर, थिएटर पर काम किया जाता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 6 महीने से अधिक मैंने भी थिएटर में दिल्ली में काम किया है, कभी काम नहीं पड़ा, बताया नहीं आपको। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है तो अनुवाद, यानी उद्बोधन विधि जो है उसका उपभेद नहीं है तो अनुवाद जो है उसमें नहीं आता उद्बोधन में, लेकिन उपभेद है। तो ये भी पता रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है। कहानी उद्बोधन विधि के द्वारा ही होती है, अभिनय उद्बोधन के द्वारा ही होता है, दृश्य विधान उद्बोधन विधि में ही है, उसी के उपभेद है, मगर अनुवाद उपभेद नहीं है। बढ़िया समझाया है ईश्वरान जी ने, ठीक, अच्छे नोट्स लिखे हैं दोस्तों। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो भाषा संसर्ग विधि। व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती, यानी भाषा संसर्ग विधि में तो भाषा के साथ साथ हल्का फुल्का जो है वो समझाया जाता है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उद्देश्य का निर्धारण। क्योंकि उद्देश्य जब तक तय नहीं करेंगे कि क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, तब शिक्षण का कोई मतलब ही नहीं है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण। क्यों? क्योंकि जब हम गद्य पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं, शब्द भंडार बढ़ते हैं। उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपन्यास पढ़ रहे हैं या पढ़ाई जा रही है, क्यों? ठीक है, तो
तो पहले उद्देश्य है देख लेते हैं, छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, क्योंकि उपन्यास में एक कहानी सी होती है, फिल्म टाइप की होती है, तो मनोरंजन भी होता है। भाषा और शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना, कौन सी भाषा, कैसा लहजा, कौन कौन से मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि। छात्रों को द्रुत यानी तेज गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, क्योंकि बड़ी किताब है तो एक तो हम बोल बोल के पढ़ रहे हैं, ये अगर मैं मन मन में पढ़ूँ फास्ट होगा, मगर अभी हम समझ रहे हैं। बड़ी किताब को करना हो तो मौन वाचन जो है उसका फास्ट होता है। तो ये क्या है, अभिनय में निपुणता प्रदान करना। तो उपन्यास से कोई एक्टिंग, अभिनय हम थोड़ी सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। उपन्यास से तो हम पढ़ना सीख सकते हैं और उसके अलावा मनोरंजन हो सकता है। तो रचना शिक्षण की विधि है, रचना शिक्षण, तो यहाँ प्रवचन विधि है रचना शिक्षण में, प्रश्नोत्तर विधि है, निर्देशन विधि है। जैसे कोई रचना है, ठीक है, कोई पुस्तक है, कोई कविता इत्यादि, कोई भी पाठ वगैरह, तो प्रवचन से, प्रश्नोत्तर से, निर्देशन से उसको पढ़ा सकते हैं। लेकिन भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है, ये आप विशेष ख्याल रखें। भाषा संसर्ग की जो विधि है वो रचना शिक्षण की विधि नहीं है। अगला है, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो हस्तलिपि सुधारना नहीं है। हस्तलिपि हम जो लिख रहे हैं, तो भाषा शिक्षण में हम श्रुत लेखन करवाते हैं। जैसे कहते हैं, हम बोलते हैं कि लिखो, दीपावली भारत का मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो दीपावली में मात्रा कौन सी लगाई, त्यौहार में कितनी मात्राएं लगाई, मन लगाई, प्रमुख में रह कौन सा लिखा है, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो क्या हुआ, श्रुत लेखन, श्रुति लेखन। तो उसका उद्देश्य नहीं क्या है, हस्तलिपि सुधारना श्रुति लेखन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या क्या है, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। जैसे त्यौहार है, तो त्यौहार कैसे लिखेंगे, आप तो चलो हिंदी के ज्ञाता है, तो मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूँ। एक त्यौहार, दूसरा त्योहार, तीसरा त्योहार, चौथा त्योहार, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने देखो हस्तलिपि सुधार वाला नहीं देखा, यहाँ केवल मैंने नवीन शब्दों का ज्ञान और वर्तनी संबंधी दोष पर ध्यान दिया। तो आप ऑप्शन बताइए शुद्ध कौन सा है त्योहार में। तो अब मैं इसी को अगर ढंग से लिखूं, बाद में लिखेंगे, चलो पहले आप कमेंट करो। तो दूसरा क्या है, वर्तनी दोषों को दूर करना, ठीक है। तीसरा है तीव्र गति से लेखन के प्रति प्रेरित करना। जैसे टीचर अब थोड़ा तेज बोलेगा तो बच्चा फास्ट लिखेगा। हस्तलिपि या श्रुत लेखन अभ्यास जो है, उसमें हस्तलिपि सुधारने के लिए तो राइटिंग वगैरह डाली जाती है। जैसे मान लीजिए अब ढंग से लिखना है तो तय ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा, यो अब है को थोड़ा सुंदर लिखा, ठीक है, थोड़ा सा ठीक लगने लग गया ना। एक वो नाम था, एक ये था, तो शुद्ध ये है दोस्तों, ठीक है। न कोई दो मात्रा है, न कोई बिंदी है, बहुत सिंपल है त्यौहार। जानबूझ के हम बिंदी लगा देते हैं, मात्राएं लगा देते हैं। तो श्रुत लेखन की क्षमता का विकास करना इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। श्रुत बोध में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है, रेफ, ठीक है। तो कबूतर में, ठीक है, जैसे कर्म धर्म प्रकाश में है, यानी रेफ संबंधी जो अभ्यास है, जैसे कर्म धर्म प्रकाश, तो इस प्रकार की जो शब्द है। अब कबूतर, ठीक है, जलचर, ये तो सीधे सीधे शब्द है, दीपावली, तो ऐसे। तो रेफ संबंधी अभ्यास ये इस प्रकार के शब्दों में होता है। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली का अन्य नाम है। कविता शिक्षण को प्रश्नोत्तर शैली से पूछ रहे हैं, तो वो कौन सी है, खंडान्वय प्रणाली, यानी उस खंडों को अन्वय करके विश्लेषण करके पढ़ा रहे हैं। कविता जो है हो गया, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। तो भाषा प्रयोगशाला में क्या नहीं होता, मोबाइल फ़ोन नहीं होता। भाई मोबाइल फ़ोन का तो ध्यान ही रखना है दोस्तों। मोबाइल फ़ोन तो जो है केवल पढ़ने के लिए भी काम में लो और कहीं काम में मत लो। लेकिन टेप रिकॉर्डर होता है, माइक्रोफोन होता है, वीडियो रिकॉर्डर होता है, ठीक है। हालांकि अब मोबाइल फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डर है, इसलिए हम काम में ले सकते हैं। मगर फ़िलहाल यहाँ आपको जो भाषा प्रयोगशाला है उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें पता लगता है कि अब जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ, मुझे खुद को पता नहीं चलता मैं कितना, कई बार तो पता लग जाता होगा, मगर मैं कितना अशुद्ध बोल रहा हूँ, कुछ मेरी अशुद्धियाँ क्या है उसका मुझे हाथों हाथ पता नहीं लगता। तो इसलिए उसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पता लगाने के लिए ध्यान रखना पड़ता है। किस शिक्षा प्रणाली के अनुसार स्कूल एक बाग है? एक सेकंड आप होल्ड रखें, थोड़ी आवाज़ें आ रही है। हाँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ, इधर ही हूँ। क्या हुआ कि वो बाहर की थोड़ी आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी, इसलिए जो है, तो अपने क्या चल रहा था, ये शिक्षा शास्त्र के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। तो ये किसने कहा है? तो फ्रोबेल। देखो बेल कहाँ होती है? बेल होती है बाग बगीचे में, ठीक है। तो बाग, माली, तो वहाँ फ्रोबेल। किस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है? किस प्रकार? नहीं, जिस प्रकार। तुलिका मतलब वो होती है ना पेन, जो चित्र बनाने वाली ब्रश, और फलक यानी पर्दा। उसी प्रकार अध्यापक के लिए श्यामपट और खड़िया के टुकड़े मतलब यानी कि चौक बढ़ता जरूरी है। तो पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है कि जो है ये ज़रूरी है, ठीक है। चतुर्वेदी में ये थोड़ा छोटा कर देते इसको। तो चारों वेदों के ज्ञाता यानी चतुर्वेदी। तो ये कथन किसका है? तो पंडित सीताराम चतुर्वेदी का है। यस गुरु ऐप डाउनलोड कर ले में, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसकी PDF आपको यस गुरु ऐप पर मिल जाएगी। कहाँ? यस गुरु ऐप में हमने एक तो रीट टेस्ट सीरीज़ का फोल्डर लगा रखा है 1 नंबर पे, उसमें आपको टेस्ट मिलेंगे 32 टाइम टेबल के अनुसार, और जो टेस्ट पेपर हो जाते हैं 10, 12, 15, 20 जो भी पहले वाले वो भी उपलब्ध है, ठीक है। और उन सब को हमने कंबाइंड करके एक PDF तैयार की है और उसमें आंसर भी है, व्याख्या भी है। उसका हमने नाम रखा है अल्लादीन का चिराग। तो उसमें क्या है दोस्तों, उसको आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्न उसका आंसर हाईलाइट किया, उसकी व्याख्या की हुई, फिर आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो वो आपको इस टेस्ट सीरीज़ में 199 में ही आपको उपलब्ध है। और अगर आप केवल अल्लादीन का चिराग नाम की वो PDF ही आप, यानी केवल वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 32 टेस्ट के करीब 3000 क्वेश्चन, वो ही आप चाहते हैं, तो आप केवल अल्लादीन का चिराग PDF ही ले सकते हैं जो 150 में है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें पहले टेस्ट पेपर आता है हर 3 दिन से, फिर उसको आंसर की आती है शाम को, फिर 3 दिन बाद एक पेपर, फिर उसके आंसर की, यानी एक टाइम टेबल के अनुसार। और इसमें आपको सीधे वो प्रश्नोत्तर मिलेंगे। इसमें आपको पहले रिक्त पेपर मिलेगा, आप उसका अभ्यास करेंगे, फिर आप जो है उसका आंसर प्राप्त करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन दोनों में सेम ही मिलेंगे आपको। तो ये जो है हिंदी वाली, ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये आपको PDF इसमें भी मिल जाएगी और इसमें भी मिल जाएगी यस गुरु ऐप पर। भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा शिक्षण के उपागम की हम बात करें तो 34 नंबर फैक्ट चल रहा है। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? मॉरिसन, ठीक है। मॉरिसन है ना, इकाई विधि वाला, याद रखना। इकाई का संप्रत्यय यानी अवधारणा। मॉरिसन के आयाम के चरण क्या है? एक तो योजना या जांच, पूर्व ज्ञान की खोज के लिए। प्रस्तुतिकरण यानी पहले योजना बनाना, फिर प्रस्तुतिकरण करना, फिर परिपाक यानी आत्मीकरण करना, फिर व्यवस्था करना, और फिर वर्णन या वाचन। तो ये जो 5 इसके सोपान है। भाषा शिक्षण के उपागम है तो पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। भाषा शिक्षण के ये उपागम है, पाठ और रचना। अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में। हर्बर्ट उपागम के 5 पद है, तो हर्बर्ट की 5 पद ही, ठीक है। तो वो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है संबद्धता, चौथा है व्यवस्था, 5वां है प्रयोग। तो हर्बर्टीय आयाम के वर्तमान चरण, ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबद्धता, व्यवस्था, प्रयोग। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, बच्चों को होमवर्क देते हैं तो क्या पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। एक तो रिवीजन हो जाता है, मुख्य उद्देश्य ध्यान रखना रिवीजन है। उसके अलावा उनका लिखने का अभ्यास होता है, वो भी है। कई शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को पूरे प्रश्न दे देते हैं कि बस कर लेना।
तो उससे क्या होता है, बच्चों के बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि 6 शिक्षक आते हैं, 6 अपना काम दे के जाते हैं, बच्चा बेचारा होमवर्क में दब जाता है। इसलिए मैं आप शिक्षकों से आग्रह करूँगा कि गृह कार्य कम देना चाहिए, उनको कहें कि अच्छा करें, कम करें, मगर मन लगा कर करें। तो संक्षिप्त हो और सारे प्रश्न नहीं दिए जाए। निबंधात्मक 10-10 होते हैं किताब में, 5-5 7 सारे दे दिए, तो ये गलत है। बच्चों के साथ में थोड़ा सा क्या होता है कि उनके बोझ बढ़ जाता है। तो इसलिए B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया, तो मूल्यांकन उपागम, ब्लूम का मूल्यांकन उपागम याद रखना। अब है भाषा दक्षता का विकास, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा है क्या है, अर्जित संपत्ति है, जन्म के साथ अपने को नहीं मिलती। जन्म के साथ जीभ मिलती है, आंखें मिलती है, नाक मिलता है, मगर भाषा नहीं मिलती। भाषा हम अर्जित करते हैं। हम जहाँ रहे वहाँ भाषा सीख ली, अंग्रेजी माहौल में रहे, तमिलनाडु रहे तमिल सीख ली, गुजरात रहे गुजराती सीख ली, ठीक है। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है शुद्ध उच्चारण। अब हिंदी वाले गुरुजी है या अंग्रेजी वाले, वो खुद अगर शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए ये नाम है अध्यक्ष, अब अध्यक्ष को हम अध्यक्ष बोलते रहेंगे तो बच्चा भी वैसा ही बोलेगा। ये शब्द है, जैसे मान लीजिए कृषि, हम इसको कुशी या क्रुषि ऐसे बोलेंगे तो वो बच्चा वैसे ही सीखेगा, कृषि तो कृषि, ठीक है। अब ये शब्द है धर्म, र ऊपर आधा है तो ये धर्म, ये कर्म और ये है क्रम, ठीक है। ये है श्रम और ये है शर्म। तो अब इनको हम इस तरह से थोड़ा बोलेंगे तो बच्चा भी अंतर कर पाएगा, नहीं बच्चा भी नहीं सीख पाएगा। फिर बच्चों की भी आदत वही लग जाती है और वैसे ही उनका जीवन भर चलता रहता है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। बहुमुखी का मतलब सभी विषयों में हम पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इतिहास का हूँ, मैं इतिहास पढ़ाऊँ तो भी मैं ये ध्यान रखता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो कई बार कोई शब्द आते हैं तो मैं उनको विशेष बताता हूँ कि ये नाम जो है इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ऋण नाम लिखना है उनको, तो जैसे री भी मैं उनको बताता हूँ इस तरह से आपको लिखना है। कई भी और शब्द आते हैं, या जैसे कहाँ, अब हम देखते हैं ना कि पुनर्जागरण शब्द आया इतिहास में, तो उनको बताते हैं कि भाई पुनर का मतलब फिर से, जागरण यानी जागना, तो समझ गए ना। तो इसलिए बहुमुखी प्रयास सभी सब्जेक्ट में जो है भाषा जहाँ भी आए तो बच्चों को सॉलिड करनी चाहिए। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? यहाँ मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, नोट्स में शायद मुझे नहीं लग रहा कहीं किसी प्रकार की वर्तने की दृष्टि से भी कोई अशुद्धि है छोटी बड़ी, तो वाकई ये भी बहुत अच्छा प्रयास है। तो विद्यार्थियों में भाषा शिक्षण के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका? अवलोकन। भाषा के प्रति रुचि हो तो क्या? अवलोकन विधि जो है, अवलोकन मतलब नज़र डालना, नज़र रखना। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप है? मौखिक और लिखित रचना। एक तो मौखिक जो सीधा बोला जाए और एक लिखित, दो ही है, ध्यान रखना। तो भाषिक सामग्री है शब्दावली, ठीक है। वैचारिक सामग्री है मूल विषय वस्तु। मूल विषय वस्तु को हम सोचेंगे और फिर जो शब्दावली है उसको हम बोलेंगे। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार है 2, पूरक और द्रुत पाठ। द्रुत यानी तेज, तीव्र, स्पीड से, गहन और सूक्ष्म अध्ययन के पाठ। तो पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ के प्रकार है 2, एक तो पूरक और द्रुत और गहन और सूक्ष्म। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बोलचाल की भाषा सीख जाता है। बोलचाल की भाषा, जैसे हम हिंदी घरों में एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, मारवाड़ी बोलते हैं, कुछ शब्द अंग्रेजी के भी होते हैं, तो वो बोलचाल की भाषा होती है, व्यवहारिक भाषा। एक साहित्यिक भाषा होती है। आगे है भाषाई कौशलों का विकास। भाषाई कौशलों का विकास, भाषा कौशलों की संख्या है 4। भाषा कौशल कितने? 4। भाषा कौशल है दक्षता प्राप्त करना, यानी दक्षता प्राप्त कर ली मतलब आपको भाषा का कौशल है। भाषा का मुख्य कौशल है बोलना, पढ़ना, लिखना, और वैसे 4 कौशल है ही, उसकी ट्रिक आपको अभी बता देंगे। यानी सुनना यहाँ एक कौशल में नहीं माना है भाषा कौशल में, क्योंकि उसमें पता नहीं चल पाता। जैसे मैं सुन रहा हूँ तो पता नहीं चल पाएगा, वो मेरे कौशल का क्या पता चलेगा कि ये सुनने का कौशल जरूर है, मगर भाषा का कौशल का पता नहीं चल पाएगा। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है, तो ये LSRW आता ना सभी में,
और सुबोपेली, तो इसकी एक ट्रिक है, सुबपेली, सुबह पेली मतलब सुबह सुबह उठते ही, एक ट्रिक होता है ना सुबह पेली। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये ट्रिक है। चारों भाषाई कौशलों का विकास, सुबह पेली का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? तो यह है कक्षा 5। सुबह पेली का मतलब हुआ कि बालक सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, फिर वो लिखना सीखता है। तो कक्षा 5 तक उसको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाने चाहिए। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो श्रवण यानी सुनना, सुबह पहले है ना, तो सुनना पहले वो सीखें, सुनेगा तो ही वो पढ़ेगा, बोलेगा। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, ताकि हम अर्थ ग्रहण कर सकें, अभिव्यक्ति कर सकें, अपनी बात रख सकें। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर। ठीक है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है खेल प्रणाली। श्रवण कौशल विकसित करने के लिए, क्योंकि खेल में क्या है, बालक सीखते हैं, सुनते हैं। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है, तो खेल कॉल्डवेल, वेल यानी बढ़िया। ठीक है। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? कान और आँख से। नाटक चल रहा है तो हम आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुनते हैं, फिर हमें वो याद रह जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है वाद विवाद। यानी मौखिक अभिव्यक्ति में अगर कौशल विकसित करना है तो वाद विवाद प्रतियोगिता अच्छी है। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब फोटोकॉपी, लेकिन कविता पाठ, शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन आदि का है। यानी बोलने का कौशल जो है, कविता पाठ आप कर रहे हैं तो आपके बोलने का कौशल का पता चलेगा। आप शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो आपके बोलने का कौशल का पता चलेगा। आप स्वस्वर वाचन कर रहे हैं, बोल बोल कर पाठ पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा, मगर प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी, उसमें पता नहीं चलेगा। तो संजय पाल जी वाले नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं? वीडियो में अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक दबाएं, अच्छे नहीं लग रहे हैं डिसलाइक दबाएं। ठीक है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है तो क्या है? परियों की कहानियाँ। तो उससे क्या होता है, उनको लगता है कि कोई दूसरा जगह होगी, परियां है, ऐसे कर सकती है, वैसे कर सकती है, कल्पना। फिर वो तरह तरह के और सवाल पूछेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, छोटे बच्चे आपसे सवाल पूछते हैं, आप क्या करते हैं? या तो उनको डरा देते हैं कि चुप कर, चुप, परेशान कर रहा है, या हम क्या करते हैं, उनको उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। तो ऐसा न करें, उनको कोशिश करें कि हम जहाँ तक सही हो उनको सही ज्ञान देने का प्रयास करें। सही ज्ञान का तात्पर्य, चंद्रमा के बारे में पूछा और पूछा तो हमने बताया कि वो ग्रह है, इस तरह से उपग्रह है, उसकी ये सूर्य की रोशनी से चमक रहा है। कोशिश करें उनको सही ज्ञान देने का, ताकि उनकी जिज्ञासा बढ़े, उसको दबाए नहीं, ज़्यादा नहीं। तो उच्चारण कौशल की परीक्षा ली जा सकती है मौखिक परीक्षा से। यानी उच्चारण कैसा है बच्चे का, तो हम मौखिक लेंगे तो ही पता चलेगा ना, लिखने से तो पता चलेगा नहीं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक में ही कर देना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों से किताब पढ़वानी भी चाहिए, पाठ पढ़वाना चाहिए, और साथ साथ में पीछे बच्चे बोलते रहते हैं। ऐसे होता है ना, जैसे रामू, सारे बच्चे बोलते हैं रामू ने बाजार में जाकर देखा, पीछे पीछे बोलते हैं जाकर देखा। तो इससे क्या होता है, बच्चों में वो शब्द उनकी आदत पड़ती है। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है उच्चारण की शुद्धता। तो दोस्तों मैंने तो क्या है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 नहीं बल्कि कॉलेज तक पढ़ाया है, अलग अलग अनुभव रहे हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है उच्चारण की शुद्धता। तो जितना उच्चारण शुद्ध होगा, आप न्यूज़ वालों को देखो, टीवी वालों को, तो आप देखते हैं ना उनका कितना शानदार उच्चारण होता है, तो उनकी हर बात समझ में आ जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ कहते हैं बहुत बढ़िया कह रहे हैं, पर कहा क्या पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि शब्दों को खा गए, यादों को तो तोड़ मोड़ दिया। जैसे मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, अखबार, अखबार बोला, अखबार गलत है भाई, अखबार थोड़ी होता है, अखबार होता है, अखबार। ठीक है, अखबार। जनता, अब कहते हैं जनता जाने, जनता क्या होता है? जनता होती है, जनता। ठीक है, तो हम शब्दों को खा जाते हैं, जनता न बोल के जनता, तो जनता तो कोई शब्द नहीं है। अब हम जनता बोलेंगे तो बच्चा लिखेगा भाई जनता ही, ऐसे ही। तो इसलिए ध्यान रखें, उच्चारण की शुद्धता जरूरी है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ब्राइन की। ये
पुस्तक का नाम है ब्राइन। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है वाचन बोलकर पढ़ने का, शुद्ध उच्चारण का, क्षमता का, क्षमता का। अब ये क्षमता नहीं है, जैसे क्षमता नहीं है कषय, ये कषय है, कषय तो क्षमता, कसमता थोड़ा अच्छा नहीं लगे तो क्षमता, क्षय 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 क्षमता, ठीक है। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज के चुपचाप पढ़ना कहलाता है मौन वाचन। मौन पाठ का लाभ है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, यानी खुद बच्चा जो है किताब ली पढ़ रहा है, तो वो मौन वाचन। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? तो इसके लिए भी मूल्यांकन है, वाह है, सत्यासत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा, पूर्ति परीक्षा, यानी आपने पढ़ा। अब जैसे कंपटीशन में तो मौन वाचन ही करते हैं, तो सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, बहुविकल्प अवैध दे दिए, पूर्ति करवा दी वाक्य की, तो वो बस सही। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, तीसरी। मौन वाचन से क्या लाभ है? अवकाश के समय का सदुपयोग और ज्ञान की वृद्धि। मौन वाचन का प्रकार है द्रुत वाचन, यानी इसमें तेज पढ़ रहे हैं तो मौन वाचन होगा। ऊर्जा भी बचती है, कई बालक बोल बोल के पढ़ते हैं ना, कई चुपचाप पढ़ते हैं। तो हिंदी शिक्षण दोस्तों सभी के काम का है और ये वीडियो आपके मेरे ख्याल से उपयोगी होगा। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है मौन वाचन, यानी अर्थ को समझना है ना। आपने नोट किया होगा, हम कई बार बोल बोल के पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान भटक जाता है, और थोड़ा जब बात समझ में नहीं आती तो उसको दोबारा पढ़ते हैं, मन में थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ते हैं तो वो याद रह जाती है। कारण अर्थ को ग्रहण करने के लिए थोड़ा मौन वाचन ज़्यादा उपयोगी है। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त है सामूहिक वाचन। सहस्वर, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना, बच्चा एक खड़ा होकर किताब पढ़ता है, बाकी पीछे पीछे बोलते हैं रामू रामू, ने बाजार में, ने बाजार में, इस तरह से। लेखन क्रिया, पाठ वही चल रहा है अभी रामू वाला है ना, आगे नहीं बढ़े। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ तो सीधी रेखा खींच के उस बच्चों को बतानी चाहिए। जैसे देखो यहाँ ये तीर के निशान, ये आपको ध्यान रखें, ये सारा हाथ से लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए ये भी एक लेखन कला ही है। प्रत्येक शब्द के लिए इन्होंने इस तरह से किया है। तीर के निशान भी देखो कितने सीधे हैं, ठीक है ना। हालांकि मेरे वाले सीधे नहीं है, ये लो थोड़ा थोड़ा सीधे लाते हैं ना, थोड़ा ये क्यों? क्योंकि देखो अक्सर जैसे मान लो हमें एक ए लिखना है, तो ए का जब डंडा ही हम ये सीधा नहीं लगाएंगे तो कैसे सीखेंगे, ठीक है। ऊपर वाली लाइन ये वगैरह वो सब। तो क्या है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। जिज्ञासा भी जरूरी है। लेखन कला का विकास होता है अभ्यास से। भाषाई कौशलों का लिखित अभिव्यक्त रूप है लिखना। भाषाई कौशलों का लिखित अभिव्यक्त रूप लिखना, यानी भाषा का जो कौशल है, अब आप कितने कुशल है भाषा में, और आपका लिखित अभिव्यक्ति किस में आएगी? लिखने से आएगी। श्रुत लेखन से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन का, ये ध्यान रखना। श्रुति लेखन से श्रवण लेखन का अभ्यास होता है, सुन सुनकर लिखने का। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा, सुनकर, देखकर और अनुकरण करके। अनुकरण यानी पीछे पीछे बोलकर। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को 100 हम करेंगे, 83 हो गए हैं इस वीडियो में हम 100। वीडियो कितना बड़ा हो गया, क्योंकि 22 मिनट है ना, 22 क्या 32, फिर आप बोर हो जाओगे ना। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। यह मत के समर्थक है महात्मा गांधी। चित्रकला में क्या होता है, बालक सीख जाता है। जैसे मान लीजिए उसको कहा कि चलो ये पेड़ बनाओ, तो वो 1 लाइन खींचेगा, 2 खींचेगा, फिर वो इस तरह से करेगा, ठीक है। अब ये तो 2 लाइन आ में भी तो काम आएगी, ये आ में भी काम आ गई, ठीक है। कहा इधर आ जाओ, फिर यहाँ पे एक डाली निकालो, ये देखो आ हो गया, आ के ऊपर ये है ना, इस तरह से। तो चित्र भी काम आते हैं। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लिखाई का कार्य पढ़ाई से पहले, लेकिन लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया श्रीमती मोंटेसरी ने। मोंटेसरी ने ऐसा उल्टा कैसे कहा है कि लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पहले हो जाना चाहिए, मगर ये लिखाई जो है वो खेल खेल में वाला है। अशुद्ध वर्तनी का कारण है अशुद्ध उच्चारण, जैसा मैंने उदाहरण दिया था जनता इत्यादि, ठीक है। व्याकरण का कम ज्ञान, क्योंकि व्याकरण का कम ज्ञान होगा तो हमें पता ही नहीं होगा रे ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा। छोटी है, जैसे एकीकरण, मान लीजिए कोई नाम है ना, जहाँ कर्ण शब्द लास्ट में आ गया तो वहाँ लास्ट वाली मात्रा बड़ी ही होती है। राजनीतिकरण, सामूहिकीकरण,
तो ही की, तो कर्ण लास्ट में आ रहा तो वहाँ लास्ट वाली मात्रा बड़ी ही आएगी। ठीक है, राजनीति तो नी बड़ी ती छोटी, मगर राजनीति कर्ण में वो बड़ी आ जाएगी। तो इस तरह से व्याकरण का ज्ञान होता है तो हम मात्राओं की शुद्धि नहीं करते। लेखन की असावधानी रख लेते हैं, कई लोग लापरवाही कर जाते हैं, गौर ही नहीं करते छोटी बड़ी मात्रा का। नाम लिखना है जयपुर, ठीक है, तो जयपुर और पू बड़ा कर दिया तो जयपुर हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है, भाषा ज्ञानगम्य है, लेकिन है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है, भाषा ज्ञानगम्य है। भाषा अनुकरणात्मक है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अभ्यासगम्य है। ध्यान रखना, भाषा ज्ञानगम्य नहीं है, अभ्यासगम्य, यानी अभ्यास करने से। तभी कहते हैं ना कि अंग्रेजी सीखने की भी प्रैक्टिस करो, बोलो ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदी सीखनी, बोलो, प्रैक्टिस करो, तो अभ्यास। लिखित अभिव्यक्ति का साधन है, पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन और आजकल व्हाट्सएप लेखन। भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, शब्द रचना का ज्ञान कराकर। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय, शब्दकोश का उपयोग करें, डिक्शनरी देखें जटिल शब्द को। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ें। ठीक है, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाए, उनको समझाया जाए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य पुस्तक बहुमाध्यम, तो ये टॉपिक जो है इसमें से अब क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में दृश्य, श्रव्य, देखने वाले सुनने वाले साधनों के प्रयोग का प्रमुख प्रयोजन है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। विभिन्न इंद्रियां जैसे मान लो आँख, कान, ये सब एक्टिव है तो ज़्यादा याद रहेगा। भाषा शिक्षण में अगर हम काम में लेते हैं, दृश्य श्रव्य शिक्षा से तात्पर्य है शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, अधिक प्रभावशाली बनाना। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? व्याख्यान विधि के लिए आवश्यक नहीं। व्याख्यान विधि में दृश्य और श्रव्य सामग्री की क्या जरूरत है? बस प्रवचन दे रहे हैं, चलते जाएंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है छाया चित्र, तो छाया चित्र दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। दूरदर्शन है, चलचित्र है, ड्रामा है। ठीक है ना, तो चलचित्र यानी फिल्म, उसमें चित्र चल रहे हैं तो वो क्या है? दृश्य और श्रव्य दोनों है। मगर छाया चित्र में केवल वो दृश्य है, श्रव्य नहीं है, सुनाई नहीं देता उसमें। ड्रामा नाटक में सुनाई देता है, दूरदर्शन टीवी पे सुनाई देता है। तो एक तरह से मल्टीमीडिया। लिंगवा फोन, लिंग भाषा है ना, लिंगवा लैंग्वेज के लिए कैसा शैक्षिक उपकरण है? श्रव्य, सुनाई देता है इसमें। दृश्य सामग्री है बुलेटिन बोर्ड, जो सूचना वगैरह। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? टेप रिकॉर्डर, क्योंकि रेडियो में हम क्या हो सकता है, मतलब एक बार सुन लिया उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपन। यस गुरु ऐप के बारे में भी आपको बताएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएं। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है पाठ्यपुस्तक, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो पाठ्यपुस्तक प्रिंट मीडिया में नहीं, ध्यान रखना। तो प्रिंट मीडिया में क्या आता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं जो आती है ना आदि, वो। प्रक्षेपित सामग्री है फिल्म, फिल्म खंड, आपेक, प्रोजेक्शन, लेकिन बुलेटिन बोर्ड प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रेक्षित का मतलब जैसे उन चीज़ों को किरणों के माध्यम से फेंका जाता है, डाला जाता है। बुलेटिन बोर्ड तो रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, उसमें वो प्रक्षेपित नहीं है। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूनों को कहते हैं प्रतिमूर्ति, उसका जो डेमो होता है ना, सैंपल एक तरह से उसका मॉडल। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है, तो वो एपिडायस्कोप के माध्यम से, यानी एपिडायस्कोप होता है, उस पर क्या होता है कि उस सामग्री को तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर दिखाते हैं। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हमने किए हैं, करीब 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो फिर बोर हो जाते हैं आप भी पढ़ते पढ़ते। तो अगले पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 आपको मिल जाएगा अपने चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इसकी PDF चाहिए और इस प्रकार के आपको कक्षा 6 से 10 तक के सामाजिक विज्ञान के, विज्ञान और गणित के प्रश्न RBSC बोर्ड की पुस्तकों से, उसके अलावा हिंदी के प्रश्न, मनोविज्ञान के प्रश्न, संस्कृत और अंग्रेजी के क्वेश्चन, इस प्रकार के हमने करीब 3000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। वो आपको मिलेगा अल्लादीन के चिराग नाम से, PDF मिलेगी। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो रीट टेस्ट सीरीज में है वो, दोनों में ही वो संग्रह मिलेगा आपको। एक में सीधा आंसर के रूप में और एक में आपको जो है प्रश्न और उनके आंसर के रूप में। तो आप यस गुरु ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और वहाँ पे प्राप्त करें। किसी प्रकार की दिक्कत आए तो उसी के में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करें। अगले वीडियो में हम बची हुई चीज़ें देखेंगे। धन्यवाद।